देखो अभी तक अपन जो एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में जो जो किया है, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करता है। अकाउंटेंसी क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जहां पे अपन पैसा का आना और जाना लिखेगा। क्लियर है? अब कोई भी लैंग्वेज अपन पढ़ता है, कोई भी लैंग्वेज अपन पढ़ता है टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, ठीक है, तो किसको एक्सप्रेस करना है? अकाउंट्स का लैंग्वेज किसको एक्सप्रेस करना है? यूजर्स को। दो तरह का यूजर्स है अपना, कौन सा? एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल बोले तो बिजनेस के अंदर वाले लोग, बोले तो मालिक और मैनेजमेंट। मालिक को बिजनेस की इंफॉर्मेशन से क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए इंफॉर्मेशन? यस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द बिजनेस, ये मालिक को जानना है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस में कितनी एसेट्स है एंड कितनी लायबिलिटीज है, ये जानना है। प्लस रीजन क्या है, इफ प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, और लॉस हो रहा है तो बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है, ये सब मैनेज जानना है ऑनर को। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? बिजनेस का गोल फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेदर द बिजनेस इज रनिंग एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑनर। क्योंकि कोई भी बिजनेस अपन स्टार्ट करता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अंबानी का 10-15 कंपनी होगा तो वहां पे मैनेज करने वाला मैनेजमेंट होगा। तो अंबानी ने बोला होगा ना कि देखो मेरा ये बिजनेस ऐसे चलना चाहिए और मुझे एक साल भर में इतना प्रॉफिट चाहिए। तो मैनेजमेंट जो होगा ना वो टाइम टू टाइम चेक करेगा, जैसा गाइडलाइंस मिला था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट को वो सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन था? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, वर्क कल्चर कैसा है, टाइम टू टाइम बोनस वर्क एप्रिसिएशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारा चीज। लेबर एट्रिशन, लेबर एट्रिशन का मतलब होता है कहीं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ज्वाइंट करता है लोग छोड़ के चला जाता है, ज्वाइन करता है छोड़ के चला जाता है। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके फायदा क्या होगा? इसका मतलब वहां पे वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को चाहिए। उसके बाद और कौन था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स, वेदर टैक्स हैव बीन पेड ऑन टाइम और नॉट, लॉफुली बिजनेस हमारा कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वेदर एनी डिफॉल्ट हैज बीन डन इन टैक्स पेमेंट और नॉट, क्या हमने कोई टैक्स का चोरी किया है क्या, टैक्स इवेजन, ये भी गवर्नमेंट चेक करता है हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के, बिजनेस का देख के। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या चेक करता है कि कभी कोई सामान क्रेडिट पे लेके पैसा टाइम पे पे किया। यस, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, कि इफ मैं इस बिजनेसमैन को उधार में गुड्स दूंगा तो क्या ये मेरा पैसा टाइम से लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। ऐसा तो नहीं है उसने पहले भी कुछ बिजनेसमैन से गुड्स लिया था ऑन क्रेडिट और उनको टाइम से पैसा नहीं दिया। यानी इन शॉर्ट दे वांट टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कितना साउंड है और उसका पैसा उसको टाइम से मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट वर्दीनेस बोलो या क्रेडिबिलिटी बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट, तीन ही बोला अभी तक तो, गवर्नमेंट हुआ, एम्प्लॉयज हुआ, क्रेडिटर हुआ। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, बेसिकली इन्वेस्टर्स या फिर वो लोग जो हमारे बिजनेस को लोन देता है, पैसा देता है। फाइनेंस का मतलब जो लोग पैसा देता है। तो मेरे बिजनेस को जो पैसा देगा उस वो दो चीज चेक करता है, एक तो क्या इस पर्सन का कैपेसिटी है क्या रीपे करने का, एंड टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे कर पाएगा क्या। पहले कोई पुराना लोन का डिफॉल्ट चल रहा है क्या, यदि पुराने लोन का डिफॉल्ट चल रहा है और मैंने नया लोन ले लिया, ऑब्वियस सा बात है मैं नया कभी रीपेमेंट नहीं करूंगा। जब मैं पुराना वाला ही रीपे नहीं कर पाया तो नया कहां से रीपे करूंगा। क्लियर है? तो ये चाहिए मेरे प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को इंफॉर्मेशन। और क्या क्या था? सोसाइटीज, सोसाइटीज को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? यस, वी हैव अ सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, क्या हमने वो फुलफिल किया है या नहीं किया। जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोग सोसाइटी को दे रहा है वो अटमोस्ट गुड क्वालिटी एंड एट बेस्ट प्राइस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग उन्हीं को लूट रहे हैं। तो वो सारा इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल अकाउंट बोले तो हमारा अकाउंट से पता चल जाएगा। क्लियर है? देन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स को क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं हो रहा है कि कहीं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस तो नहीं कर रहे, कोई नया स्ट्रेटेजी तो नहीं लेके आ रहा बिजनेस के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च तो नहीं करने वाले, एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है मेरे कॉम्पिटिटर्स की,
और ये सारा पता चलेगा मेरे को मेरे अकाउंट से। अब कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करेगा कॉम्पिटिटर? सपोज अकाउंट्स पढ़ के, भाई अकाउंट्स में क्या पढ़ेगा? सपोज तुम्हारा एक पड़ोसी है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस करता है, तुम बोलते है यार ये तो तकड़ा है, ये बहुत मोटा पार्टी है, और एक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, बोले ये इसका कोई बात नहीं, इससे डर नहीं लगता। तो आप कैसे पता करते हो किसी बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी उसके पास कितना कैपिटल, कितना फंड है बिजनेस के अंदर में, उससे पता चलता है कि कल को इसके पास में यदि हम झगड़ने गया, सपोज हम बोल रहा है कि हमारा एक गुड्स है, अब हम उसको 3 रुपए सस्ता कर देगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो और 5 रुपए सस्ता कर देगा, रेट और तोड़ देगा? यानी हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा फंड है जिसकी वजह से हम लोग उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है जिस प्रोडक्ट में अपन डील कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर भी उसी में डील कर रहा है, अपन तो क्या करता है, थर्ड पार्टी से बाई करता है, हो सकता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता होगा, राइट? तो उससे अपने को स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये सारा अपन अकाउंट चेक करके पता कर सकता है। ये क्लियर है? एक क्वेश्चन कि हमारे यूजर्स कौन है? देयर आर 2 यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल में ओनर्स एंड मैनेजमेंट आएगा, एक्सटर्नल में क्रेडिटर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स एंड सोसाइटी। इन लोग मेरे बाहर वाले लोग हैं जिनको मेरा इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस का। अब जब आप इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो तो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। जो भी इंफॉर्मेशन अपन कन्वे कर रहे हैं थ्रू दी अकाउंट्स, इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेरा कोई इन्वेस्टर है, उसने मेरे बिजनेस में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अब मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे रहा हूँ चाइनीज में, बेचारे को समझ में नहीं आएगा। वो बोलता है भाई ऐसा बताओ जो अंडरस्टैंडेबल है। क्लियर है? तो हमारा अकाउंट्स कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, देन रिलायबल। How our books of accounts will be reliable? When it is supported by the supporting evidence. जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे बिजनेस में मैंने 50 लाख का सेल्स किया, इफ 50 लाख का सेल्स किया तो मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? सेल्स बिल तो काटा होगा ना, बिल कटे होंगे। इफ मैं बोलता हूँ मैंने कुछ गुड्स परचेज किया मेरे बिजनेस के नाम से, तो मेरे पास इनवॉइस होगा। इफ मैंने बोला कि मैंने महंगी महंगी एसी लगा रखी है, तो एसी का बिल तो होगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिलायबल बनाना पड़ेगा, और रिलायबल कैसे बनेगा? व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय सपोर्टिंग एविडेंस। जैसे कि सपोज आप एक बहुत बड़ा कंपनी ज्वाइन कर लेता है, आपका अच्छा खासा सैलरी है, आपको एक बिजनेस ट्रिप पे भेजा जाता है और बोलता है उस ट्रिप में जो भी खर्चा होगा ना वो आपको रिम्बर्स कर देंगे, राइट? अब तुम ट्रिप घूम के आया और आके अपना एम्प्लॉयर को, मालिक को बोलता है कि मेरा 1 लाख का खर्चा लग गया ट्रिप का, तो बताओ ऐसे ही रिम्बर्स हो जाएगा क्या? ये जो 1 लाख का खर्चा लग गया, देखो 2 चीज बोल रहा हूं मैं, आप ट्रिप घूम के आया और आप अपने मालिक को बोलता है कि हमारा खर्चा लग गया, बताओ मालिक क्या करेगा? ये पूछेगा कि कितना खर्चा लग गया, राइट? जस्ट अ प्लेन स्टेटमेंट कि मेरा एक्सपेंस हो गया, क्या इसका कोई अकाउंटिंग हो सकता है क्या? बिकॉज बिजनेस का मतलब पैसा और अकाउंटिंग का मतलब भी पैसा। यानी जब तक आपका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जब तक आप अपनी बातों को पैसे में वैल्यू नहीं कर सकते, उसका अपन रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, लिखेगा ही नहीं बिजनेस में। अब ये बोलेगा कि मैं ट्रिप में गया था, बिजनेस ट्रिप में मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, नाउ दिस बिकम्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस का एक्सपेंस है, रुपए भी पता है कितना हुआ है, तो अब अपना बात आ गया अकाउंट्स का कि अपन उसका अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस तो हो गया, क्या बिजनेस इसको 1 लाख रिम्बर्स कर देगा क्या? रिम्बर्स करने से पहले बोलेगा प्रूफ दो, बिल दिखाओ। अरे तुम यदि बोल रहे 1 लाख रुपए लगा है तो कैसे लगा होगा? फ्लाइट से गया होगा, होटल्स में रहा होगा, खाना खाया होगा, हर चीज का बिल मिलता है ना, कि होटल का बिल दिखाओ, फ्लाइट का बिल दिखाओ, खाना खाया तो रेस्टोरेंट का बिल दिखाओ, राइट? तो इसको वो सारा बिल प्रोड्यूस करने से इसका इंफॉर्मेशन क्या होगा? रिलायबल होगा। अदरवाइज क्या बोला जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहा है कंपनी के साथ में, राइट? तो इंफॉर्मेशन रिलायबल होना पड़ेगा। देन रेलिवेंट, काम की बातें, इंफॉर्मेशन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड टू द बिजनेस, इधर उधर का बात नहीं होना चाहिए। बिजनेस में सिर्फ हम लोग किसका बात रिकॉर्ड करेगा? रिलेटेड टू द बिजनेस। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है हम लोग, इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड करता। जैसे कि अपने
आपके बिजनेस के अंदर में एक चंटू और मंटू है, दो स्टाफ है, दोनों क्या करता है, लंच ब्रेक के अंदर में जुबा केसरी करके आता है। तो एक बात बताओ, क्या ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं रिकॉर्ड करेगा, लेकिन चंटू और बंटू एक दिन क्या किया कि अपन था नहीं और पीछे से जो हमारा कैश बॉक्स था उसमें से 5,000 रुपए, क्या ये बात लिखेंगे? यस, नाउ दिस इज रेलिवेंट बिकॉज उन्होंने चोरी किया, बट जुबा केसरी वाला बात इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सिर्फ कौन सा बात लिखता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होना पड़ेगा, रेलिवेंट। उसके बाद अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, रिलायबल, देन फेथफुल प्रेजेंटेशन। यानी अकाउंट्स के अंदर में जो तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं एक पेपर उठाया जहां मन किया वो लिख दिया। क्या होना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग के साथ लिखना पड़ेगा, राइट? इसीलिए अकाउंट्स का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये एक आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। अब जैसे कि आपको एक सिनेरी बनाने बोले, तो सिनेरी में आप क्या करोगे, सुंदर सा पहाड़ होगा, घर होगा, घर का भी कलर कॉम्बिनेशन होता है, पहाड़ का एक कलर कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा तो नहीं है पहाड़ के अंदर नदी का कलर कर दोगे और नदी के अंदर तुम घर वाला कलर करोगे। इट इज एन आर्ट, सिस्टमेटिक वे में तुम लोग बनाओगे। सिमिलरली अकाउंट्स के अंदर में जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, और उसमें एक सिस्टमेटिक तरीका हमने देखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लासिफाई करना, कि एसेट्स अपन राइट हैंड साइड में लिख रहा था और लायबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड में। एसेट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। तो ये क्या है, दिस इज एन आर्ट, क्लियर है? नाउ इट इज एज वेल एज साइंस। कैसे साइंस है, साइंस में सर्टेन फॉर्मूला और सर्टेन प्रोसेस बता दिया, वो स्टैटिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में भी, अकाउंट्स में भी वैसा ही है। जैसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, इफ कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट होना ही पड़ेगा, एंड योर एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ऐसा बोल दिया मतलब होना ही पड़ेगा, अब आप बदल नहीं सकते। मैं बोलता हूं नहीं नहीं मेरा एसेट ज्यादा रहेगा, लायबिलिटीज कम है तो कम है, नहीं कर सकते। दिस इज साइंस, क्लियर है? सर्टेन प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन अकाउंट्स करता है, तो जहां पे प्रिंसिपल्स आ जाएगा मतलब वहां साइंस आ चुका है, क्लियर है? सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो इंफॉर्मेशन फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और एक रह गया था कंपेरेबल। इफ कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंपेयर नहीं कर सकते देन यूजफुल नहीं है। इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, it should be comparable with our past performance so that we can forecast our future or plan for the future. if current year का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर से, तो आप फ्यूचर का प्लानिंग कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इफ आपको 12th का 11th का प्लानिंग करना है तो आप क्या करोगे, 10th का मार्क्स देखोगे, लेकिन 10th का मार्क्स को आप कंपेयर करोगे आपके 9th और 8th के मार्क्स से कि आपका इंप्रूवमेंट कैसा है। आपके घर वाले आप पे टाइम इन्वेस्ट या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपका ग्रोथ देखते हैं कि 9th में कितना परसेंटेज आया, फिर 10th में तो मेहनत किया है, अच्छा खासा मेहनत किया है, नहीं नहीं ये डिजर्व करता है, इसको अच्छा महंगा स्कूल में डाल दो। लेकिन यदि तुम ऐसा हो कि 9th में लाया था अराउंड 50%, 10th में भी वही 45-50 ला रहा है, तुमको क्यों महंगा स्कूल में डालेंगे, कोई लॉजिक नहीं। इससे ये प्रूफ होता है कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और चीज में इंटरेस्ट है, राइट? तो वो क्या होगा, कंपेरेबल हो गया ना। सिमिलरली बिजनेस की इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली कंपेरेबल। नाउ कंपैरिजन दो चीजों से होता है, एक खुद के साथ और एक दूसरों के साथ। तो बिजनेस में पहला परफॉर्मेंस बिजनेस अपने खुद के साथ करता है, करंट ईयर के परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के साथ करेगा, फिर वो अपनी करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो जब कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कंपेयर कर पाओगे तभी तो अपन ग्रो करेंगे ना। जैसे कि मारुति है, मारुति अपना करंट ईयर में कितना कार मैन्युफैक्चर किया, यदि वो हुंडई या किया के साथ कंपेयर नहीं करे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को नेक्स्ट ईयर कितना कार मैन्युफैक्चर करना है। एंड हो सकता है इस साल कार तो बहुत मैन्युफैक्चर किया बट प्रॉफिट किया और हुंडई से कम कमाया। हो सकता है उनके कार में फीचर्स अच्छा नहीं था, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ द कार हमने प्रॉपर्ली डिटरमाइन ही नहीं किया। तो ये सारा कैसे पता चलेगा, बाय कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन, क्लियर है? सो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल,
फेथफुल प्रेजेंटेशन, इस टाइप का मेरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अपन ने देखा था, ये सारा करने के बाद ये सब लिख भी लिया था कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने देखा कि बिजनेस में 4 ही पिलर्स है, पैसा आना और जाना। आएगा तो मेरे लिए या तो इनकम है या टेंशन है, ठीक है। पैसा तुम्हारे पास आया है, या तो तुम जी खोल के जहां मन करे यूज कर लो, मतलब वो तुम्हारी इनकम है। लेकिन आया है, संभाल के रखना है, वापस रिटर्न करना है, तब वो तुम्हारे लिए टेंशन है, तो इट इज अ लायबिलिटी। और पैसा जब जाता है, या तो खर्चा है, जैसे रेस्टोरेंट में गए खा लिया, बॉलिंग करने गए खेल लिया, कहानी खत्म, पैसा फुश। लेकिन यदि आप गए एक आईफोन खरीद के लेके आए, एक बाइक खरीद के लेके आए, कार खरीदा, घर खरीदा, गोल्ड खरीदा, इसमें भी तो पैसा ही जा रहा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या है? खर्चा नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलता है एसेट। तो पैसा आएगा तो 2 ही चीज होगा, इधर इनकम और लायबिलिटी, और जाएगा तब एक्सपेंस और एसेट्स। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग बिजनेस में 2 ही चीज मेन है, अकाउंट जो सीख रहा है वो 2 पर्पस के लिए सीख रहा है। सबसे पहला धंधे का प्रॉफिट लॉस निकालना है, टू चेक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया या फिर कितना लॉस हुआ, ठीक है। सेकेंडली, टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो कितना लोगों से पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। क्लियर है? दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। फिर हमने देखा था मीनिंग ऑफ एसेट। एसेट क्या होता है? वैल्यूएबल सामान हमारा धंधे का, हमारे लिए जो जो वैल्यूएबल है वो सारा चीज एसेट है। ऑल द वैल्यूएबल मॉनिटरी आइटम ऑफ द बिजनेस, नॉन मॉनिटरी नहीं, बिकॉज धंधे का मतलब पैसा, और जो चीज अपन पैसे में मेजर नहीं कर सकता वो मेरे बिजनेस का कोई काम का नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? ऑल द वैल्यूएबल मॉनिटरी आइटम ऑफ द बिजनेस, जिससे क्या होगा, या तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या फिर मेरे पास पैसा आएगा बेच के, तो उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। वेयर इज लायबिलिटी क्या था? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस विच हैव टू बी रीपेड। ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच हैज टू बी रीपेड, उसको अपन लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? फिर हमने देखा था एक कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या था? बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए हम जितना भी अकाउंट सीखेगा, किसका सीखेगा? बिजनेस का अकाउंट सीखेगा, बिजनेसमैन का अकाउंटिंग नहीं करेगा। व्हाटएवर ट्रांजैक्शन हैपेंस फॉर अ बिजनेस, उसी का हम लोग रिकॉर्ड करेगा। बिजनेसमैन अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, अपने पर्सनल पैसे से कुछ भी करे, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखा था कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल पैसे से आईफोन खरीद रहा है, क्या बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन यदि वो बिजनेस का पैसा निकाल के आईफोन खरीद रहा है, तब रिकॉर्ड करेगा ना, हम लोग उसको लिखेगा हमारे बिजनेस के अंदर में कि मालिक इतना रुपए लेके गया। राइट? क्लियर है ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंड बिजनेसमैन are two separate persons in the eye of law. Because of this concept, we record transactions related to business, not businessman. Clear है? इसी की वजह से जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, उसको बिजनेस एसेट बोलेगा या लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्योंकि दोनों अलग अलग है, वापस तो करना पड़ेगा ना। एंड उस लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलता है? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल का मतलब क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। उतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है। क्लियर है यहां तक? यहां तक तो कोई डाउट नहीं था। फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी लिख लिया था हम लोगों ने। और एक चीज ध्यान रखना, वहां पे एक चिंटी लोन भी था, कि हमने किसी दूसरे से लोन लिया था। धंधा चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा 2 जगह से आता है। एक मालिक खुद लगाएगा बिजनेस में पैसा, दूसरा क्या करे? लोन ले लो लोगों से और बिजनेस बढ़ाओ। तो लोन जब लेते हैं ना,
उस लोन को कैपिटल नहीं बोला जाता, वो नॉर्मल लोन ही बोला जाएगा। जिससे भी लोन लिया उसके नाम के पीछे में वर्ड लोन लगा दो। जैसे कि मैंने तुषार से लोन लिया तो मैं क्या लिखूंगा, तुषार्स लोन। राघव से लूंगा तो राघव्स लोन। हर्षव से लूंगा तो हर्षव्स लोन। ठीक है, लेकिन if मैं अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाऊंगा तो उसको बिजनेस क्या बोलेगा, कैपिटल। क्लियर है ये चीज। देन फिर हम लोगों ने देखा था कि देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड एसेट। गुड्स का मतलब क्या था, यस, जो अपन खरीदता है बेचने के लिए उसी को गुड्स बोलता है। जैसे कि एक रेडीमेड गारमेंट वाले के लिए गुड्स क्या होगा, कपड़ा, टी शर्ट, जींस, ये सब होगा। एक मेडिसिन वाले के लिए गुड्स क्या होगा, मेडिसिन। एक किराना स्टोर वाले के लिए क्या होगा, किराना मतलब दाल चीनी ये सब, उसके लिए गुड्स होगा। क्लियर है। एक बिल्डर के लिए गुड्स क्या होगा, बिल्डिंग्स, क्योंकि उसका काम है बिल्डिंग बना के बेचना, सीमेंट वगैरह नहीं है। ठीक है, एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए उसके लिए गुड्स है सीमेंट। क्लियर है, आई बात समझ में। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि हर्षव के लिए एक धंधा खड़ा कर रहा था हम लोग। हर्षव ई बाइक्स बोल के बिजनेस स्टार्ट किया था हम लोग। यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर हर्षव ने कुछ पैसा लगाया था, उस पैसे को हमने बोला था कैपिटल। 10 लाख रुपीस का उसने कैपिटल लगाया, ई बाइक्स का धंधा करना है। अब इसने इसके लिए गुड्स क्या हो गया, ई बाइक्स। जितना भी उसके पास बाइक्स रहेगा वो उसके लिए गुड्स है। फिर उसने अपने शोरूम में एसी लगाया, फर्नीचर बनाया, ये क्या है, ये सारा एसेट है। क्लियर है। अब ई बाइक्स खरीदा इसने, XYZ बोल के एक मैन्युफैक्चरर था, उसके पास जाके इसने 40 ई बाइक्स खरीदा, लेकिन बोला कि पैसा मैं बाद में दूंगा। और एक ई बाइक का कॉस्टिंग था 30,000। उसने खरीद तो लिया, उसके बिजनेस में ई बाइक्स आ गया। अब क्या ये XYZ लिमिटेड को हर्षव अपने बिजनेस में लिखेगा, लिखेगा। एसेट है या लाइबिलिटी, इस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिससे अपन गुड्स उधार में खरीदता है, क्या बोला, गुड्स, उसको अपन बोलता है क्रेडिटर। सो क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम whom we purchase goods on credit, उसी को क्रेडिटर बोलता है, राइट। फिर हर्षव ने ये 40 बाइक्स खरीद लिया, उसके शोरूम में पड़ा था। शोरूम में जब पड़ा है तो इन बाइक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक कि मेरे दुकान में इतना रुपीस का स्टॉक पड़ा है। स्टॉक का मतलब क्या था, अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द बिजनेस। जो गुड्स नहीं बिका वो मेरे लिए स्टॉक है, और जो बिक गया वो सेल है। क्लियर है। फिर हर्षव ने क्या किया था, आउट ऑफ 40 बाइक्स 3 बाइक्स एक रिलेटिव को सेल कर दिया था, राइट। कितने में सेल किया था, 60,000 पर ई बाइक सेल किया था। 30 में खरीदा, 60 में बेचा, तो क्या 30,000 हर्षव का नेट प्रॉफिट था क्या, दैट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब निकलता है, जब सारा एक्सपेंसेस हटा देगा तब जाके अपना नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे हर्षव ने और सर्टेन एक्सपेंसेस किए थे बिजनेस में, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड छोटा मोटा मिसलेनियस एक्सपेंस किया था, राइट। तो ये भी आप प्रॉफिट में से हटाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से, तब जाके मिल रहा था प्रॉफिट। और हमने देखा था कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, और एक बीच में कहानी हुआ था, हर्षव विल्ला बैठा था, इसका पड़ोसी आया, इसका पड़ोसी आया बात करने के लिए, चाय पीने के लिए, ठीक है, कि क्या सर आप भी खाली बैठे, हम भी खाली बैठे, कस्टमर ठीक है, चाय पीने लगे। और चाय का पैसा कौन दिया था, वो पड़ोसी अंकल। पड़ोसी अंकल ने चाय का पैसा दिया। तो क्या वो बात हर्षव अपने बिजनेस में लिखेगा क्या, नहीं। सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है वही वो लिखता है। क्लियर है ये चीज। अब एक चीज बताना, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, ई बाइक्स खरीदा, ई बाइक सेल किया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ये सब क्या है, दीज आर द ट्रांजैक्शन। बट 30,000 का ई बाइक 60,000 में सेल किया, 30,000, ये क्या है, इट इज एन इवेंट। इट इज एन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन को अपन क्या बोलता है, इवेंट। जैसे कि सपोज तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा, ठीक है।
एनुअल फंक्शन के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंसेस, जूनियर स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, सीनियर स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, कुछ बाहर से भी आ सकते हैं लोग, टीचर्स, ऐसे सब कुछ कर कुरा के परफॉर्मेंस होता है। सब कुछ सही से हो गया, बेस्ट लेवल में हो गया, तो फिर क्या बोलते प्रिंसिपल, द एनुअल फंक्शन इवेंट वाज सक्सेसफुल। और यदि आप लोग इवेंट कमिटी में हैं तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ मैनेज करना, स्टूडेंट का एंट्री से लेके पेरेंट्स का एंट्री, उनका सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम कौन आएगा कौन जाएगा, उनका ड्रेसिंग से लेके सब कुछ मैनेज करना। इफ आप इवेंट कमिटी में हैं एंड सब कुछ बढ़िया से हो जाता है तो अपन क्या बोलता है कि एनुअल फंक्शन इवेंट बढ़िया था। चाहे न्यू ईयर इवेंट ले लो कि न्यू ईयर का इवेंट कराने में मजा आ गया, इवेंट बोलता है ना हम लोग, इवेंट का मतलब क्या, इट इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमरस ट्रांजैक्शन। तो सिमिलरली बिजनेस के अंदर में एक होता है ट्रांजैक्शन और एक होता है इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है, नॉर्मल, जहां पे बिजनेस में या तो पैसा आएगा जाएगा कुछ होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस है। लेकिन इवेंट क्या है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की वजह से जो नेट रिजल्ट निकलता है उसको अपन इवेंट बोलते हैं। क्लियर है ये वाला चीज। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन ये सब देख रहा था अपन, फिर देखा था लास्ट में जाते जाते कि इंडिया में कितना फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस है, बेसिकली हम लोग को कितना डील करना है। 2 साल के अंदर 11 और 12 मिला के आपको कम से कम 4 तरह का बिजनेसेस के बारे में सीखना है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक सिंगल अकेला आदमी जब अपना धंधा करता है तो उसको अपन सोल प्रोप्राइटर बोलता है। कोई भी छोटे मोटे दुकानदार है, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना अकेला बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे एक ही मालिक है। जब बिजनेस का एक ही मालिक है तो उसको अपन बोलता है सोल प्रोप्राइटरशिप। बट जब लोग 2-4 जन, 2 से ज्यादा लोग मिलके एक साथ बिजनेस करता है तो उसको अपन बोलता है पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 ही उसमें हो सकता है। अब जब मैक्सिमम 50 हो सकता है तो नीड पड़ा और एक नया पार्टनरशिप फॉर्म का, तो आया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे 50 से ज्यादा जितने पार्टनर रखने अपन रख सकता है धंधे में। जितनी भी बड़ी बड़ी CA फर्म्स है, लॉ फर्म्स है, वो सारी LLPs है, क्योंकि वहां पे 50 से ज्यादा पार्टनर्स है। जैसे KPMG, PwC, EY, ये सारी बड़ी बड़ी CA फर्म्स है, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल फर्म्स है। यहाँ पे 50 से ज्यादा बहुत सारे पार्टनर है, 100, 150, 200 पार्टनर्स है। तो इन लोग क्या है, LLPs है। क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है कंपनीज, जैसे अपना रिलायंस, पतंजलि, टाटा, इन लोग सब क्या, अडानी, ये सब क्या है आपके लिए कंपनीज है। क्लियर है। तो 11 का जो सिलेबस चलेगा वो किस पे चलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल पर्सन के बिजनेस की अकाउंटिंग के बारे में अपन सीखेगा, कैसे उसका अकाउंटिंग करना है और कैसे क्या क्या चीज इग्नोर करना है। क्लियर है। देन बहुत डिफरेंस है, LLP इज ए पार्टनरशिप, ठीक है। कंपनी के अंदर LLP क्या है, LLP कभी भी अपने शेयर्स इश्यू नहीं कर सकता। आपने शेयर मार्केट सुना है, स्टॉक मार्केट, NSE, BSE, उसमें सारा कंपनीज होता है। मतलब इन शॉर्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, अपना हिस्सा बेच के पब्लिक से पैसा नहीं इशू कर सकता, बट कंपनीज कर सकता है। जैसे तुम चाहो तो कल रिलायंस का मालिक बन सकता है, एक शेयर खरीद लेना तो 1 शेयर तक का मालिक बन जाएगा, 10 खरीदेगा तो उतना हो जाएगा। ऐसे करते करते तुम किसी भी कंपनी का ऐसे ऑनर बन सकता है, बट LLP में ऐसे ऑनर नहीं बन सकता। तो ये डिफरेंस है। पार्टनरशिप बिजनेस कभी भी अपना शेयर्स इशू नहीं करता पब्लिक को, वेयरएज कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा के, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा के शेयर्स इशू कर सकता है। क्लियर है। देन हमने देखा था ईयर्स, बिजनेस में कौन सा ईयर्स फॉलो करना अपने को, फाइनेंशियल ईयर। हमारा न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, ठीक है। और ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च। और बोले तो फॉरेनर वाला लोग के लिए कैलेंडर ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर। सपोज करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है अपना, 23-24, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 23 को खत्म हो जाएगा। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25। क्लियर है ये चीज। अब एक चीज सोचो, यहां तक समझ में आया सब कुछ। देन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था हमने, क्या था, दैट एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना ही होगा एवरी ट्रांजैक्शन में। इफ कुछ डेबिट हुआ है तो अदर नीड्स टू बी क्रेडिटेड होना ही पड़ेगा।
डेटर क्या था? यस, जिसको अपन उधार में गुड सेल करता है ना, उससे पैसा आना है, उसको डेटर बोलता है। ये ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स। हाँ, क्रेडिटर के लिए अपन डेटर हो गया। क्लियर है? जिससे अपन उधार में खरीदता है वो क्या है? क्रेडिटर। और जिसको अपन बेचता है, डेटर। क्लियर है ये चीज? देन आपने यहाँ पे इतना सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज जब लिखा, तो हमने देखा कि कुछ एसेट्स ऐसी है जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलेगी, और कुछ ऐसी है जिसका साथ 1 साल का ही है। सिमिलरली कुछ लाइबिलिटीज ऐसी है जो लंबे समय तक बिजनेस में जाएगी, और कुछ लाइबिलिटीज ऐसी है जो सिर्फ 1 साल के लिए बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल तक रहेगी मेरा। ठीक है, तो हमने क्लासिफाई करना सीखा था। यस, जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल्स सेटल्ड हो जाएगा वो मेरे लिए करंट है। जो बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल जाएगा वो मेरे लिए नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल बोले तो 1 साल 12 महीना, नॉर्मली अपन 12 मंथ्स कंसिडर करेगा। यानी कोई भी एसेट जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो मेरे लिए क्या है? करंट एसेट्स। कोई भी लाइबिलिटीज जो अपन को 12 महीने में पे करना है वो मेरे लिए क्या है? करंट लाइबिलिटीज। कोई भी एसेट जो मेरे बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा तक रहेगा, जैसे एग्जांपल एसी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब तो लंबे समय तक रहेगा ना, तो ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। कोई भी लाइबिलिटीज जिसका रीपेमेंट हम लोग को 12 महीने के बाद करना है वो मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज है। एग्जांपल कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, फिर एक टर्म और बोला था मैंने, डिबेंचर्स। एक तरह से लोन ही है, बस वो टर्म ध्यान में रखना, क्योंकि वो मैं अभी समझाऊंगा तो वो लॉजिकली कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। बस ध्यान में रखना, वो भी एक एग्जांपल है नॉन करंट लाइबिलिटीज का। क्लियर है? करंट और नॉन करंट वाली कहानी भी। अभी मैंने क्या बोला, हम लोग बहुत, और ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ये हमने अपने पर्सनल लाइफ से सीखा था। जब बंदा अकाउंट्स बना रहा था ना, तब वो भी तो घर पे बड़ा साफ सफाई से, एकदम अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रख रहा था चीजों को। इसलिए उसने क्या किया, बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सिस्टमेटिक तरीके से किया। कुछ ऐसा रखा जो 1 साल तक के लिए, और कुछ को उसने अलग कर दिया जो लंबे समय तक जाएगा। जैसे कि आप लोग के बिजनेस के घर के अंदर में कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो आप 1 साल के लिए यूज करते हो, जैसे मोबाइल फोन, जो तो जैसे तैसे जहां तहां रख देते हो, बट है तो एसेट ही, बट उसको ऐसे तैसे ही रख देते हैं। बट आपके घर की ज्वेलरी, उसको तो ऐसे नहीं रखते ना, संभाल के रखता है। यानी वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स नॉर्मल है। ये क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि तुम जिंदा रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन ये सारी एसेट्स तो चलती जाएगी। जैसे आपके घर की ज्वेलरी, कल को अपन रहे चाहे नहीं रहे, ज्वेलरी जो पीछे वो तो यूज करेगा ना, आई बात समझ, लंबे समय तक चलेगा। सिमिलरली बिजनेस का एक एजम्पशन होता है। कोई भी धंधा चालू करते हैं ना, आप किस इंटेंशन से चालू करते हो? कि नहीं, धंधा जब अपन चालू करता है, मेरा इंटेंशन क्या है, कितना समय तक चलाएगा अपन? ऐसा कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता कि हमारा कितना साल तक धंधा चलना है। इंटेंशन क्या होता है? हम मर भी जाए ना, तो मेरा पीछे भी वो धंधा चलना चाहिए, वो भी मर जाए तभी भी बिजनेस चलते जाना चाहिए। मतलब मेरा धंधा कभी रुकना ही नहीं चाहिए। अंबानी जी क्या सोच रहा होगा, कल को मुकेश जी चले गए तो पीछे बेटा है, वो चला गया तो उसके पीछे, वो चला गया तो उसके पीछे, मतलब बिजनेस कभी रुकना ही नहीं चाहिए। जिस दिन धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उनका इंटेंशन तो यही था ना। यानी ये एक इनबिल्ट एजम्पशन होता है हर एक बिजनेसमैन का। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसका एक इंटेंशन होता है, एक एजम्पशन होती है कि मेरा ये धंधा लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसका कोई एंड ही नहीं है। हम मर जाएगा लेकिन मेरा बिजनेस कभी भी नहीं मरेगा। वो बात अलग है, सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है कि बिजनेस हैवी लॉस में चला गया, लाइबिलिटी इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग पे नहीं कर पाएगा, तब बिजनेस बंद करना पड़ जाए। बट जिस दिन स्टार्ट किया था, जिस दिन अपन स्टार्ट किया था, उस दिन एजम्पशन क्या लिया कि हम मर जाए लेकिन मेरा धंधा नहीं मरेगा, वो चलता जाएगा। राइट? सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या बोला मैंने? वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन लिखेगा, और इस एजम्पशन को अपन बोलता है
गोइंग कंसर्न एजम्पशन। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना, ये उसका पहला एजम्पशन होता है कि मेरा बिजनेस चलता जाएगा, और ये एजम्पशन को हम लोग बोलता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो लिखना, और एक नया चीज सीखा तुम लोग, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हम कैसे लिखें? उतना पेजेस छोड़, उन लोग से पूछो कितना पेजेस लगा। ऐसे तो मैं भी बता सकता हूँ कि मेरा, हाँ मेरे अकॉर्डिंग 9 to 10 पेजेस बस। हाँ, वो डिपेंड्स हैंडराइटिंग टू हैंडराइटिंग, किसका कैसा हैंडराइटिंग है। और कॉपीज बहुत पतला पतला है रे तुम लोग का, इतने में तो क्या ही होगा। इससे हाँ 400 ये कॉपी है, 400 पेज का तो कम से कम कॉपी होना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉपी तो पीएचडी में काम आता है। अगला क्लास चलाएगा आप लोग, तुम ऐसे ही लेके आना, ये सब पतला अरे मोटा कॉपी लो, मोटा कॉपी। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। जब अपन धंधा करता है ना, तो 3 एजम्पशन होता है। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, बट अभी मैं आपसे सिर्फ एक ही डिस्कस करूंगा। जब मेरे को ऐसे लगेगा कि अब ये मौका मिल चुका है कि मैं और एक एजम्पशन डिस्कस कर सकता हूं, तब करूंगा। बस यहां लिख के रखते हैं, देयर आर थ्री फंडामेंटल accounting assumptions। going concern, number 2 accrual basis, number 3 consistency। एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अभी सेकंड और थर्ड में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हमने वो टच नहीं किया, बट अभी अभी जो समझा था उसको हम लोग बोलता है गोइंग कंसर्न, कि मेरा धंधा, कंसर्न का मतलब बिजनेस, गोइंग का मतलब चलता ही जाएगा। हर एक बिजनेसमैन का ये फंडामेंटल एजम्पशन है कि जब धंधा चालू कर रहा है तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन तो है। कोई भी ये नहीं सोच के, जैसे कि सपोज तुम एक बिजनेस स्टार्ट किया और हम एक बैंक है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा इंटेंशन था कि तुम 2 साल ही धंधा चलाएगा, बट तुम हमसे पैसा लोन लेने के लिए आया, हम तुमको लोन दे भी दिया और तुम बोला 5 साल में चुका देगा, फिर तुमने 2 साल में ताला लगा दिया। अब हम जब पैसा मांगने जाएगा तो तुम बोलेगा हम क्या करें, हम तो 2 साल का पैसा दे दिया, अब तो मेरा बिजनेस ही नहीं, हम दे कहां से। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं मैंने एक एजम्पशन के बेसिस पे दिया ना कि तुमने बिजनेस चालू किया होगा तो चलता जाएगा, उस इंटेंशन से। यदि वो इंटेंशन नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए था ना मुझे कि मेरा इंटेंशन सिर्फ 2 ही साल है बिजनेस करने का। इफ आप नहीं बताते हो तो क्या आपने आपके यूजर्स के साथ फ्रॉड किया है? फ्रॉड किया ना। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है, बाई चांस कभी भी किसी भी बिजनेस का गोइंग कंसर्न हिट कर जाता है, गोइंग कंसर्न हिट करने का मतलब है अब ये धंधा 2 साल 3 साल या 5 साल ही चलेगा, फिर इसको शट डाउन ही करना है, तो आपको आपके सारे यूजर्स को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाए कोई यूजर गलती से आपके कंपनी में या फिर आपके बिजनेस को पैसा दे दे और फिर बाद में बाबा जी का ठुल्लो, आप तो गायब हो जाओगे, बोलोगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट, मेरे को पकड़ो मत, धंधे को पकड़ो। थोड़ा दिन बाद कोई ना कोई फ्रॉड यहीं से निकलेगा लगता है।
ठीक है, समझ में आया गोइंग कंसर्न? तो गोइंग कंसर्न एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, कभी भी आपके बिजनेस का गोइंग कंसर्न हिट कर गया तो आपको आपके यूजर्स को कम्युनिकेट करना होता है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो लिखना गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है। As per this assumption, business will continue for a longer period of time. As per this assumption, business will continue for a longer period of time. Man may come, man may go, but business will continue for a longer period of time. मनुष्य आएगा मनुष्य जाएगा। सिंपल सा बात है, जान जाए पर जिंदा ना रहे। हाँ ठीक है, कोई भी आए कोई भी जाए इस धरती पे, लेकिन मेरा बिजनेस चलता जाएगा। बिकॉज ऑफ this assumption, we classify our assets and liabilities as current and non-current. We classify our asset as current or non-current. Clear है going concern assumption? Outstanding expense क्या था? आज का पैसा अगला साल आएगा, जब तक साल का पैसा मार गया ना, बिल्कुल नहीं, आज ही मिल गया अगला साल का पैसा, बिल्कुल नहीं। आउटस्टैंडिंग पहला बात है, हमेशा टर्म्स को समझा करो तब फिटिंग होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, खर्चा हो गया, पेमेंट करना बाकी है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब करंट ईयर का एक्सपेंस हो चुका, बट पेमेंट कब करेगा? नेक्स्ट ईयर अपन पे करेगा, उसको अपन बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि स्टाफ सैलरी, लास्ट एक महीने का सैलरी आपने दिया नहीं और उसको बोला कि आप लोग क्या करेगा, अप्रैल में उसको पेमेंट करेगा। अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर आ गया ना, तो मार्च महीने का सैलरी एक्सपेंस तो है ही, बट दिस एक्सपेंस नाउ बिकम्स एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अगले साल तुमको देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना कि ये एसेट है या लायबिलिटी, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है? फ्यूचर में यदि उससे कुछ भी आएगा, चाहे वो पैसा आओ चाहे सर्विसेज आओ, वो मेरे लिए एसेट है। और फ्यूचर में अपन को पे करना है या सर्विसेज देना है, मतलब कुछ जाएगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया? करंट ईयर का खर्चा जो हो चुका है बट पे करेगा अपन नेक्स्ट ईयर, तो इट्स अ लायबिलिटी। कैसा लायबिलिटी है? करंट, नॉन करंट, कैसा? करंट, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स ही होना ही है ऑपरेटिंग साइकिल। देन एक था प्रीपेड एक्सपेंस, वो क्या था?
हम लोगों ने पेमेंट तो कर दिया है, बट सर्विसेज बाद में मिलेगा। सर्विसेज बाद, जैसे एडवांस रेंट पहले ही दे दिया अगला साल का 3 महीना का, बट उसका सर्विसेज कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना। जब तुम नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो तुम्हारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है या लायबिलिटी आएगा ना, मिलेगा, सर्विसेज मिलेगा फ्यूचर में। करंट एसेट है या नॉन करंट? करंट, बिकॉज वो 12 मंथ्स के अंदर में यूज हो जाएगा। देन एक था अक्रूड इनकम। वो क्या था? अक्रू इनकम नहीं सर, आज का अभी आपका मिलेगा। यस, करंट ईयर का कमाई हमने कर तो लिया, बट वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। जैसे कि 11 का कोई स्टूडेंट हमको फीस नहीं दिया, बोला ठीक है ना भैया 12 तो करना ही है, साथ में दे देगा, तो 11 का जो फीस होगा मेरे लिए वो अक्रूड इनकम है, जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो अक्रूड इनकम एसेट है या लायबिलिटी? देना थोड़ी है, मिलेगा, आएगा मेरे पास पैसा बिजनेस में। तो अक्रूड इनकम इज एन एसेट। करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट्स, क्लियर है। एक था एडवांस इनकम, पहले से ही दे दिया, लेकिन अब जैसे कोई 12th का फीस हमको 11 में ही दे दिया, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि 12th में उसको सर्विसेज देना है, तो इट इज अ करंट लायबिलिटी। क्लियर है ये वाला टर्म्स? एक क्वेश्चन और कवर करता है। एक बात सोचो, ये जो हर्षव ने धंधा चालू किया ना, इसमें क्या हुआ कि ये जो इसने अपने रिलेटिव को ई बाइक सेल किया था, जो बाद में पैसा देने वाला था, 1,80,000 रुपए था, हर्षव ने अपने स्टाफ को भेजा, एम्प्लॉय को भेजा, जाओ यार आज पैसा लेके आ जाओ, बहुत दिन हो गया, उन्होंने बोला था भेज देना। तो उसने क्या किया, गया पैसा ले लिया वहां से, पैसा लिया 1,80,000 था, उन्होंने एक बार का 1 लाख दिया और आके बोला कि भैया 90,000 रुपए ही दिया, राइट। अब एक बात बताओ, क्या वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि हर्षव तो क्रॉस वेरीफाई कर लेगा, क्योंकि फ्यूचर में हर्षव फिर उनसे पैसा मांगेगा, बोले भैया आप तो 90,000 ही दिया था, 90,000 अभी भी बाकी है। क्या मजाक कर रहे हो, मैंने तो 1 लाख दिया था और 80,000 बाकी होना चाहिए, 90 कैसे है? बोले नहीं नहीं, मेरा स्टाफ बोला है। कैसे स्टाफ बोला है? स्टाफ को मैंने 1 लाख दिया है, तो उनके पास भी तो प्रूफ होगा ना, राइट। तो स्टाफ पकड़ा जाएगा। प्रूफ कैसे होगा? अरे वो यदि पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट लेंगे या नहीं लेंगे, कि स्टाफ इतना पैसा लेके जा रहा है, साइन करवा लेंगे उनसे, राइट। तो एक बात बताओ, यदि हर्षव में ये लिखा ही नहीं होता कि लेना 1,80,000 है और स्टाफ जो मन चाहे आके बोल देता, तो ये मान लेता ना, यानी पकड़ा ही नहीं जाता, पकड़ा ही नहीं जाता। अभी छोटे मोटे जो खर्चे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस जो होते हैं, छोटा मोटा एक्सपेंस, कल को हर्षव था नहीं पीछे से, ये कोई काम के लिए कोई मीटिंग के लिए गया, पीछे से उसने क्या किया, कैश बॉक्स में से 2,000 रुपए निकाल लिया एम्प्लॉय ने। एक बात बताओ, पकड़ा जाएगा क्या? कैसे कब पकड़ा जाएगा? जब हर्षव ने उस कैश का रिकॉर्ड रखा है तब, या हर्षव ने कैश का हिसाब नहीं रखा तब? जब रिकॉर्ड रख के रखेगा तभी पकड़ा जाएगा ना। कल को तुमने तुम्हारे वॉलेट में बहुत सारा पैसा डाल के रखा है, बट गिना नहीं, स्कूल में क्या किया, स्कूल बैग में रखा बट गिन के नहीं रखा था, अब उसमें से कुछ गायब हो गया, तो क्या तुम कुछ कर पाएगा? क्या तुमको पता ही नहीं चलेगा ना। लेकिन यदि अपन लिख के रखेगा तो पता चलेगा। यही तो खूबसूरती है अकाउंट्स का, बिकॉज आप बिजनेस से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन लिख के रखता है। जब अपन लिख के रखता है तो मेरे को बहुत सारा फायदा होता है। पहला फायदा क्या, यदि कोई भी चोरी हुआ तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, मुझे किससे कितना पैसा लेना है वो पता चल जाएगा। यदि हर्षव के पास, सोचो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कस्टमर था, उसका रिलेटिव, यदि 20, 25, 50, 100 कस्टमर होते और बहुत लोगों से पैसा लेना है और हर्षव लिख के नहीं रखता, तो कुछ पता चलता क्या? मेमोरी है भाई, कब तक याद रहेगा, भूल भी तो जाएगा किससे लेना था किससे नहीं लेना था। तो ये भी मदद मिल जाता है कि मेरे को किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, सब पता चल जाएगा। प्लस कल को गवर्नमेंट आए और इसके बिजनेस में बोले तूने टैक्स नहीं भरा, क्या मजाक कर रहे हो, टैक्स नहीं भरा? मैंने टैक्स भरा है, देखिए मेरे पास बिल पड़ा है, चालान है, मैंने आपको टैक्स पेमेंट किया है। तो यानी वो अथॉरिटी को प्रूफ कर सकता है ना। और यदि आके बोले कि तूने तो फ्रॉड किया, नहीं तू बाईसाइकिल नहीं बेच रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, मेरा अकाउंट चेक कर लो, मैंने इतनी बाईसाइकिल्स खरीदी और इस पर्सन को सेल किया है, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर लो उस पर्सन से,
ऐसा वो बोल सकता है ना, यानी यहाँ पे भी अपन बच जाएगा। लोन चाहिए, लोन चेहरा देख के मिलता है क्या? क्या होगा आपका स्ट्रेंथ, क्या आपका रीपेमेंट करने का कैपेसिटी है क्या? राइट। अब मैं बोलूंगा कि अरे यार लोन दे दो ना बैंक, तो किस बेसिस पे दूं? अरे मेरा बहुत बड़ा शोरूम है, वो मेरा खुद का है। तो बैंक क्या बोलेगा, अच्छा तेरा खुद का है, ठीक है, तेरा खुद का है तो तेरे नाम का डॉक्यूमेंट तो होगा, प्रॉपर्टी तेरे नाम से ही होगी, वो हमें दिखा दो और ले जाओ। तो उसमें भी तो हेल्प किया मेरे अकाउंट्स ने। ईच एंड एवरीवेयर कितना ज्यादा एडवांटेजेस है, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स। पहला क्या है, इट कैन बी सेव्स एज ए टैक्स टूल, टैक्स अथॉरिटी में प्रूफ दिखा सकता है, लोन लेने में हेल्प करता है, कोई भी चोरी वगैरह हुआ उसको रोकने में मदद हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, किससे कितना लेना है, किसको कितना चुकाना है, राइट। मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारा मुझे पता चल जाएगा ना। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया? लिखेगा, ये क्वेश्चन भी कवर किया हमने। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ, देखो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट अपन लिमिटेड 5-6 एडवांटेज लिख के रखता है, जो कल को यदि आपके स्कूल वाले पूछते हैं तो आप लिख पाओ। फॉलोइंग, लास्ट का दो है ये बीच में करा, हाँ ये जो फंडामेंटल अकाउंट, हाँ, क्योंकि जब वो टॉपिक टच होगा उसी हिसाब से। अब स्टोरी में गोइंग कंसर्न फिट हो रहा था तो फिट कर दिया हमने, क्योंकि वो नॉन करंट करंट हमने सीख लिया था, तो इसकी वजह से गोइंग कंसर्न में समझा पाया। फॉलोइंग आर दी advantages of accounting। क्या क्या फायदा है बोलो? टैक्स का वो प्रूफ देने का काम आता है, हेल्पफुल टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर। कोई गलती भी हो गया हमारा प्लस माइनस करने में तो पकड़ा जाएगा, और कोई चोरी किया है वो पकड़ा जाएगा। तो हेल्पफुल टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। लोन लेने में फायदा मिलता है, क्योंकि मेरा प्रॉपर अकाउंटिंग किया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको प्रूफ कर देगा। तो हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स helpful to ascertain financial position of the business। मतलब क्या होगा? पता करना, एसर्टेन का मतलब पता करना कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब आपके बिजनेस का प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ रहेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और सोचो आपका एक से ज्यादा बिजनेस है और हर बिजनेस का प्रॉपर अकाउंटिंग है, तो हर बिजनेस में अपन पता कर लेगा कौन सा प्रॉफिट में और कौन सा लॉस में। तो पता चल जाएगा कल नेक्स्ट ईयर से किस बिजनेस में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है या कितना पैसा और इन्वेस्ट करना है। और हो सकता है कि कोई एक दो बिजनेस बंद करना पड़ जाए कि यार कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस को चला के, ये तो मेरा कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा ना, इवन प्लानिंग करने में भी हेल्प करेगा इफ आपके बिजनेस का अकाउंटिंग है। करंट ईयर में आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा है ना जून जुलाई में बहुत कस्टमर आया था, बट मेरे पास ये एक्स नंबर का प्रोडक्ट ही नहीं था, खत्म हो गया था।
तो तुम क्या एजम्पशन प्लानिंग कर पाएगा? नहीं, अगले साल के लिए अब हम रेडी है। जैसे कि सडनली क्या होता है समर्स के टाइम में लोगों को पता है जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत बिकता है, राइट? आता है सेल हो जाता है, आता सेल हो जाता है, तो हर कोई क्या प्लानिंग करता है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक परचेज करके रखे। विंटर्स आने वाला है, विंटर्स में विंटर क्लोथ बहुत सेल होता है, कंबल वगैरह। तो जितने भी कंबल रीसेलर है ना, उन लोग क्या करते हैं समर में ही बहुत अच्छा खासा बल्क में परचेज कर लेता है, स्टॉक कर लेता है ना। क्यों, कैसे कर पाता है? बिकॉज ऑफ द अकाउंट्स। उन लोग अपना पिछले साल का सेल्स को एनालाइज करता है कि मेरा विंटर में सेल हुआ कितना था, अच्छा हम इतना रुपीस का सेल किया था, मेरे पास थोड़ा और स्टॉक होता ना, हम और सेल कर पाता, राइट? तो अब वो नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कर लेगा ना। तो मेरे को अकाउंट्स क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्लानिंग, हेल्पफुल in planning, helpful in planning for future sales and expenses। जैसे कि हो सकता है कि आपका पूरा साल भर बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन आपको लगा कि यार साला बिजनेस में 1 या 2 एम्प्लॉय और होता ना, और मजा आता, कस्टमर को अटेंड कर पाते, किसी एम्प्लॉय को मैं कलेक्शन के लिए भेज देता, बैंक का काम करने के लिए भेज देता। तो अब क्या करोगे? आप पहले से प्लानिंग करके रखेगा कि बिजनेस में 1 या 2 एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा हायर करके रखेगा, क्योंकि बहुत बार बिजनेस में क्या होता है मेन पीक सीजन में आपके एम्प्लॉय छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। इफ आपने पहले से प्लानिंग करके एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को हायर किया हुआ होता, 1 या 2 एम्प्लॉय छुट्टी पे चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, राइट? तो मेरे को प्लानिंग करने के लिए हेल्प करता है ये। इज इट क्लियर? देन टैक्स अथॉरिटीज था ना गवर्नमेंट को क्या प्रूफ वगैरह देने में हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटीज। कितना पैसा का टैक्स चुकाना है वो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर पाएगा। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग कि अगले साल क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना है, कौन सा कम खरीदना है, किस बिजनेस को कंटिन्यू करना है, किस बिजनेस को बंद कर देना है। ये सब क्या है? डिसीजन मेकिंग का काम ही है, राइट? किस एम्प्लॉय को रखना है, किस एम्प्लॉय को निकाल के छोड़ देना है। तो ये सब किससे पता चलेगा? थ्रू अवर अकाउंटिंग। नहीं, प्लानिंग हो गया कल क्या करेगा, और डिसीजन का मतलब आज, अब अपने धंधे के लिए क्या डिसाइड करें कि इतने एम्प्लॉयज इनको रखना है या नहीं करना, ठीक है, इस बिजनेस को अपन कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो वो हो गया डिसीजन मेकिंग का पार्ट। क्लियर है? एक्सेट्रा बहुत सारा हो सकता है, कोई लिमिट नहीं, 10 15 20 हम कितना भी लिखा सकता है, क्योंकि जहां फायदा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है। तो इफ कोई चीज का फायदा है तो कोई चीज, उस चीज का ड्रॉबैक्स भी होगा। तो एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है अकाउंट्स के, ठीक है? वो अपन कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपन डिसएडवांटेजेस भी सीख लेगा अच्छे से, प्लस अकाउंट्स का डेफिनेशन अब सीखेगा, क्योंकि अब आप लोग को अकाउंट्स का डेफिनेशन समझ में आया, बिकॉज आपने ट्रांजेक्शन समझ लिया क्या होता है, इवेंट क्या होता है वो समझ लिया, अकाउंटिंग एक साइंस है, आर्ट है, ये सब समझ में आता है, और उसके फायदे नुकसान सब समझ जाओगे, तब क्या है कि डेफिनेशन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि मैं फर्स्ट क्लास से डेफिनेशन बताता ना, तुमको ऐसा लगता है कि क्या है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अब हमने धंधा बना लिया है, शोरूम खड़ा है, जाके शाम को शटर बंद करके आना, ठीक है? खुला मत छोड़ देना, चोर आ जाएगा, वो तुम देख लेना कौन बंद करेगा, ठीक है? तो अब कुछ टर्म्स क्लियर है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या है, कैपिटल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी हो रहा है। जो जो कंसेप्ट्स मैंने लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स लिखाया, उसके बाद में एजम्पशन लिखा, तो ये सारा आप प्रॉपर्ली बार बार रीड करोगे। जिस सीक्वेंस में, जिस स्टोरी में गए हो ना, उसी स्टोरी के हिसाब से अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना।
तो सब कुछ क्लैरिटी रहेगा, बिकॉज हार्डकोर थ्योरी आपको नहीं पूछा जाता है, कंसेप्चुअल पूछेगा, और जितना पूछेगा उतना अपन ने लिख के रखा है। बस आपका काम क्या है, जब भी नेक्स्ट सेशन में आओ तो पूरा रिवाइज करके आओ, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आपका ब्रेन शार्प होगा। यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो अकाउंट्स में मजा भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।